टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट की थी कक्षा 12 में समाकलन। क्या बेटा? समाकलन। समाकलन में हम पार्ट 1 में फार्मूलों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, हम समाकलन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। एक निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन, यानी एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो बेटा आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यानी 7A से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है। तो 7A में जो समाकलन है उस समाकलन का नाम दिया गया अनिश्चित समाकलन। क्या नाम दिया गया बेटा? अनिश्चित समाकलन। क्या बेटा? अनिश्चित समाकलन। तो ये कंडीशन होती है कि अनिश्चित समाकलन का जब समाकलन हो जाता है तो कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं? सी जोड़ते हैं। कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं बेटा? सी जोड़ते हैं। तो कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं? सी जोड़ते हैं। तो कांस्टेंट जब सी जोड़ते हैं तो बेटा क्यों जोड़ते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लें। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन जो होता है वो अवकलन का क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें बेटा क्या सी क्यों जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। y बराबर एक सवाल ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। बेटा इसका हम क्या करते हैं? समाकलन अवकलन करते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर बेटा? अवकलन करने पर। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर दिया? अवकलन कर दिया, यानी डिफरेंशिएशन ड्यू टू रिस्पेक्ट टू x कर दिया हमने। तो आपको पता होगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy बटे में क्या हो जाएगा बेटा? dx हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि कांस्टेंट का अवकलन तो होता नहीं है, तो कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता तो बेटा कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब बेटा एक्स स्क्वायर है फंक्शन और होल स्क्वायर के अंदर वाले को टी मानते हैं, तो इसमें टी मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है किसका बेटा? डी डी एक्स की पावर n। क्या फार्मूला होता है बेटा? एन एक्स की पावर n माइनस 1। बेटा पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक की कमी कर देंगे, जब 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। और किसी की एक पावर होती तो एक पावर लिखी नहीं जाती। ठीक है बेटा, तो एक 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अलग कर लिया और x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट को अलग करते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका अवकलन क्या होता है बेटा? 0 होता है। उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो dy बटे में क्या आ गया बेटा? dx आ गया। dy बटे में क्या आ गया? dx आ गया। तो ये कितना आ गया बेटा? 4 दूनी 8, 8x प्लस में 3 आ गया। 8x प्लस में क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। अब जैसा कि हमने बताया कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, यानी डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर किसी सवाल का हमने अवकलन किया है, जो रिजल्ट आया है, क्योंकि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, तो बेटा कहीं ना कहीं अगर उसी सवाल का हम समाकलन कर दें तो जो सवाल हमने लिया था वही ये सवाल आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमने एक सवाल लिया, उसका अवकलन किया। अवकलन क्या होता है? समाकलन का उल्टा होता है। समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा होता है। तो अगर किसी अवकलन के सवाल का समाकलन किया जाए तो अगर वही सवाल आ जाए तो इट मीन्स हम लोग सही है। मतलब जो बात कही गई ना समाकलन के बारे में कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। तो ये क्या करते हैं? dy ऐसे रखते हैं, dx वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सभी पदों को एक तरफ कर लेते हैं। ये dx हो जाएगा बेटा। दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? समाकलन करने पर। क्या करने पर बेटा? समाकलन करने पर। आप जानते हैं बेटा समाकलन उन्हीं का होता है जिनका क्या रूप होता है? डी रूप होता है। आप भी समझ लीजिए, समाकलन हमेशा उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। कौन सा रूप होता है बेटा? डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। ये इंटीग्रेशन का क्या होता है?
इंटीग्रेशन का क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है, साइन होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है, साइन होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है। स्टार्ट करें, चलिए बेटा। तो जैसा कि हमने बताया कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। अगर कोई सवाल है या एग्जाम्पल कोई हमने ले लिया y बराबर, उसका अवकलन किया, अवकलन करने के बाद अगर उसका समाकलन कर दिया जाए तो वही सवाल आ जाए तो हम कह देंगे कि अवकलन जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है बेटा। तो देखिए बेटा, अब इसका हमने क्या बताया, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका द्विरूप होता है। तो क्या हो जाएगा 8x + 3। कोई दिक्कत बेटा? अगर किसी का समाकलन करना हो तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर I बराबर कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन है f1x है, f1 क्या है बेटा, x है, प्लस f2x है, दो फंक्शन है या दो से क्या बेटा अधिक है, तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग सभी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, f1x dx हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा f2x dx हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बेटा इनफिनाइट तक। कोई दिक्कत बेटा? हमने बताया कि जब भी समाकलन में दो या दो से अधिक फंक्शन होते हैं तो समाकलन जब हम करते हैं तो समाकलन में क्या करते हैं, सबका अलग अलग समाकलन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अलग अलग समाकलन करते हैं। तो I बराबर ये सवाल था। अब एक बात और भी समझ लो, I बराबर इंटीग्रेशन हो C f1x हो dx हो, तो बेटा ये C जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। C क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं तो कांस्टेंट को कान पकड़ के क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो किसका समाकलन होगा, फंक्शन का समाकलन होगा। किसका समाकलन होगा बेटा, फंक्शन का समाकलन होगा। अभी हम ये सब बताएंगे कि I बराबर इसको क्यों मानते हैं, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी समझते जाओ, इसको दोबारा फिर से हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dy बराबर क्या हो गया, अब अलग अलग समाकलन कर देंगे। अलग अलग क्या कर देंगे बेटा, समाकलन कर देंगे। तो पैरामीटर भी तो होगा बेटा, इंटीग्रेशन dy, इंटीग्रेशन dy हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, तो आपको पता होगा, अभी हमने नहीं बताया, कांस्टेंट को कान पकड़ के इंटीग्रेशन के क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो 8 बाहर आ गया, बचा क्या बेटा, x dx बचा। अब बेटा ये भी तो एक प्रकार का कांस्टेंट है 3, तो 3 को भी बाहर कर देंगे और क्या बचेगा, 1 dx बचेगा। एक बात याद रखेंगे, जब भी समाकलन कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो बेटा ये याद रखेंगे कि समाकलन एक पक्ष का आप लोग कर देते हैं और दूसरे पक्ष का बाद में करते हैं। तो समाकलन याद रखेंगे दोनों पक्षों का एक साथ कर रहे हैं तो LHS का भी एक साथ करेंगे और RHS का भी साथ करेंगे। आप ये नहीं कि LHS का पहले कर दिया, RHS का जब होगा तब देखा जाएगा, ये आपको नहीं करना है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे आप लोग, तो एक बेटा फार्मूला हम आपको, जैसा कि पार्ट 1 में हम डिस्कशन आपको कर चुके हैं, पार्ट 1 में फार्मूलों का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देखें पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में फार्मूलों का डिस्कशन किया तो हमने पहले ही फार्मूला बताया था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है वो क्या होता है बेटा, n x की पावर पावर में बेटा एक जोड़ देते हैं, अब पावर में एक जोड़ने के बाद जो पावर आती है उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो x की पावर n+1 बटे में n+1 होता है बेटा। तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, dy है, क्या बेटा, dy है। तो यहाँ 1 है, कांस्टेंट क्या है, 1 है। अब क्या होगा बेटा, x होगा, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 0 में एक जोड़ा और एक का ही क्या कर दिया, 0 में जब एक जोड़ा तो एक ही बचा बेटा, और एक का क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो पैरामीटर किसका, y का, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, y आ गया, ठीक है। कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं, लेकिन बेटा x है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो पावर में एक जोड़ा तो 1 मतलब कितना हो गया, 2, और जितनी पावर आई ना 2 उतने का क्या कर दिया, भाग दे दिया बेटा। तो क्या आ गया, 1 मिलकर कितना हो गया, x² बटे में 2 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब बेटा कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, अब 1 का क्या है, 1 का होता है x, लेकिन समझ लो कैसे होता है, किसी की पावर अगर 0 है
तो हम उसका मान क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं 1। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। किसी की पावर अगर 0 होती है तो अगर x की पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, इट मीन्स उसका मान 1 होगा। तो यहाँ x की पावर 0 है मान लो, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 0 में जब एक जीरो जोड़ा तो पावर कितनी हो गई 1, और 1 का ये भाग देते तो किसी की पावर 1 होती तो लिखी नहीं जाती, तो इसका समाकलन क्या हो गया x हो गया। कितना हो गया बेटा x हो गया। अब y बराबर सवाल आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर प्लस में क्या हो गया 3x हो गया। अब देखो जो सवाल हमारा था वो y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो देखो हमारा सवाल मैच कर रहा है, y बराबर 4x स्क्वायर है प्लस 3x है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कांस्टेंट 4 था ये तो गायब हो गया। अब कांस्टेंट गया कहाँ, तो कांस्टेंट कहाँ गया, तो इसीलिए बेटा अब यहाँ 4 की जगह 5 हो सकता है, 5 की जगह 6 हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता, ए हो सकता है, बी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है, तो हमें पता नहीं कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, तो हम अपने मन से जब समाकलन करते हैं, अनिश्चित समाकलन करते हैं, कौन सा समाकलन करते हैं बेटा अनिश्चित समाकलन करते हैं। कौन सा समाकलन करते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन क्या करते हैं बेटा, अनिश्चित समाकलन जब करते हैं तो अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं c। अब आपको पता चल गया कि c क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि बेटा जो सवाल लिया उसका हमने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद अगर उसका समाकलन कर दिया जाए वही सवाल आ जाए तो हम कह देते हैं कि जो अवकलन समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है उल्टा होता है, यानी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा हम कांस्टेंट c क्यों जोड़ते हैं, तो आपको उम्मीद करते हैं सवाल बात समझ में आ गई होगी कि कांस्टेंट c क्यों जोड़ते हैं। तो कांस्टेंट c इसलिए जोड़ते हैं कि जब हमने उसका समाकलन किया अवकलन का तो बेटा 4 हमारा गायब हो गया, 4 की जगह 5 होता है, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता था कांस्टेंट, कांस्टेंट का तो कोई पता नहीं, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता था। तो बेटा आपको पता चल गया, तो आप याद रखेंगे अगर कोई सवाल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, y बराबर क्या है, y बराबर सवाल है एक्स स्क्वायर, यहाँ चले देख लेते हैं y बराबर क्या बेटा एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं समाकलन कर रहे हैं, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं। अब i बराबर सवाल मान लेते हैं, हर एक सवाल में इंटीग्रेशन में हर एक सवाल को i बराबर मानते हैं। किसके बराबर मानते हैं बेटा i बराबर, क्योंकि आपको पता है कि समाकलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इंटीग्रेशन का पहला अल्फाबेट जो होता है वो क्या होता है आई होता है, तो आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। तो आई बराबर सवाल है एक्स स्क्वायर, आई बराबर क्या है बेटा एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अब आपको पता है जब समाकलन करेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा dx हो जाएगा। भैया जिस वेरिएबल में सवाल होता है उसी का क्या होना चाहिए पैरामीटर होना चाहिए, उसी का क्या होना चाहिए पैरामीटर होना चाहिए, उसी का क्या होना चाहिए पैरामीटर। तो बेटा आपको पता है x की पावर 2 है ना, तो देखो फार्मूला क्या लगाएंगे x की पावर n+1 बटे में n+1, तो बेटा पावर में क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे और जो पावर आएगी उसी का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अब आपको पता है कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ कांस्टेंट रहा होगा, तो उस कांस्टेंट को पूरा करने के लिए हम कांस्टेंट क्या जोड़ देते हैं सी जोड़ देते हैं। कि कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो आई बराबर 2 1 3 आ गया बेटा, अब बटे में कितना आ गया 3 आ गया, तो अब प्लस में क्या आ गया बेटा सी। तो आई बराबर एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है वो आई बराबर होगा एक्स क्यूब बटे में 3 और प्लस का सी होगा। उम्मीद करते होंगे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर आ गया है तो बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये पता चल गया होगा कि कांस्टेंट सी क्यों जोड़ते हैं। हमने बताया था कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है बेटा उल्टा होता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।